Hey everyone, so welcome back to our daily dose series और on a very quick note आपको ये आज का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे ओनली वेरी शॉर्ट 10 मिनट्स के अंदर. सो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस और उसके बाद एडजुडिकेशन एंड देन स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड बातें. तो पहले टॉपिक में क्या लिखा, ऑफेंस क्या होता है पता है आपको. मतलब सिर्फ क्राइमिनल एक्टिविटी ही ऑफेंस नहीं होता. बेसिकली लॉ के खिलाफ अगर आप जाके कुछ काम करते हो उसे ऑफेंस कहेंगे, और लॉ ने जिस चीज़ को मना किया करने के लिए वो भी अगर आप करते हो तो उसे भी ऑफेंस कहेंगे. फाइव टाइप्स की आपकी पेनल्टी होती है, जिसमें एक तो होती है जिसमें फ़ाइन की बात होती है, एक होती है इसमें इम्प्रिजमेंट या फिर फ़ाइन, एक होती है जिसमें इम्प्रिजमेंट फ़ाइन या फिर बोथ, और तीसरी होती है इम्प्रिजमेंट एंड फ़ाइन. यहाँ पे एंड आ चुका है, ठीक है. और या फिर इम्प्रिजमेंट, जहाँ पे इम्प्रिजमेंट मैंडेटरी जैसे ये दो केसेस में, तो उससे हम कहेंगे नॉन कंपाउंडेबल, और इन तीन को केसेस कहेंगे कंपाउंडेबल ऑफेंस. बात खत्म. एक एस्टेब्लिश किया जाएगा स्पेशल कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगा, और एस्टेब्लिश एंड डेजिग्नेट एज मैनी स्पेशल कोर्ट एज मे बी नेसेसरी. ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर. स्पेशल कोर्ट शेल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज ए सेशन जज. अगर वो सेशन जज है या फिर एडिशनल सेशन जज है, तो इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट विद द इम्प्रिजनमेंट 2 और मोर, तभी वो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को बिठाएगा. जब जिसमें किसी में इम्प्रिजनमेंट 2 या 2 साल से ज़्यादा की बात हुई है तो, या नहीं तो वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास नहीं, ओनली फर्स्ट क्लास, तब अदर ऑफेंसेस यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, ये बातें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब आता है ऑफेंस ट्रायलेबल बाय द स्पेशल कोर्ट. स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, सारे ऑफेंस यहाँ पे ट्रायल करेगा. ठीक है, शेल बी ट्रायलेबल ओनली बाय द स्पेशल कोर्ट एरिया इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड. अगर मोर देन वन है तो एक हाई कोर्ट आगे बोलेगा भाई तू देख ले इस केस को. ठीक है, अगर कोई पर्सन एक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है, तो आप क्या करना चाहते हो, उस पर्सन को क्या करोगे, आप चाहते हो कि उस पर्सन को डिटेन करें, तो क्या करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा सच पर्सन मजिस्ट्रेट को. अब मजिस्ट्रेट होते हैं दो टाइप की, जुडिशियल होता है और एक्सिक्यूटिव. जुडिशियल बेसिकली बड़ा होता है तो उसके ऑर्डर ज़्यादा दिन तक वैलिड होते हैं, तो ऐसा कुछ समझ लो. अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसके पास, वो जो मजिस्ट्रेट है जिसके पास लेके गया उसको फॉरवर्ड किया गया, वो मजिस्ट्रेट जुडिशियल है, तो नॉट एक्सीडिंग 15 दे सकता है. अगर वो क्या है, एक्सिक्यूटिव है, तो कम से कम 7 दिन की, इससे ज़्यादा की नहीं वो डिटेन करने के लिए अलाउ देगा. अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भैया ये डिटेंशन करना अननेसेसरी है, तो वो फॉरवर्ड कर देगा उस पर्सन को स्पेशल कोर्ट को, जो कि जुरिडिक्शन में आता है. वैसे विद द स्पेशल कोर्ट वही पावर है जो सेम पावर विच विद द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन, जो कि वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जब केस लड़ते हैं उसमें केस मतलब सॉल्व करते हैं, वो सारी पावर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द स्पेशल कोर्ट विदाउट बीइंग, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, वो कॉग्निजेंस बेसिकली उस ऑफेंस को मतलब उसका ट्रायल कर सकता है. अब अगर उसको लगता है कोई और ऐसा ऑफेंस है जो इस एक्ट के अलावा भी कोई और ऑफेंस है, तो उनको भी यहाँ पे ट्रायल किया जा सकता है. समरी ट्रायल की बात करें तो समरी की ट्रायल वही ऑफेंस होंगे यहाँ पे जिसकी इम्प्रिजनमेंट लेस देन 3 ईयर है. मतलब कि एज पर द एक्ट विच नेचर ऑफ द समरी ट्रायल क्या रहेगा, पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर. मतलब 3 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट होनी नहीं उस अपराध में, तो वो समरी ट्रायल में आ जाएगा. और अगर समरी ट्रायल में अगर आ गया है तो इसमें जो कन्विक्शन अगर होता है तो नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर. मतलब 3 साल की एज पर एक्ट बोलता है कि 3 साल के अंदर 3 साल की सज़ा हो सकती है उसको मैक्सिमम, एक्ट ये बोलता है, तभी वो समरी ट्रायल में आएगा. और जब समरी ट्रायल का कन्विक्शन होगा, जब ऑर्डर सुनाया जाएगा, तो उसमें क्या बोला, 1 साल से ज़्यादा नहीं पनिश कर सकते हो. अगर कोर्ट को लगता है कि बाद में कि नेचर ऑफ ऑफेंस की भैया इसमें 1 साल की सज़ा देना सही नहीं होगा, इम्प्रिजनमेंट कम से कम 2-3 साल तो दो इसको, तो इन डैट केस उसको रेगुलर ट्रायल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. अगर कोर्ट को विद एनी अदर रीज़न, अगर जो कि अनडिज़ायरेबल टू टेक द केस एज समरी, अगर इसको समरी ट्रायल में डील करना इज़ नॉट गुड, तो उसको रेगुलर ट्रायल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. अपील एंड रिवीजन 444-27 ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. एप्लीकेशन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, स्पेशल कोर्ट शेल डीम टू बी द कोर्ट ऑफ सेशन, और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास वो करेंगे, और पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन शेल डीम टू बी द पब्लिक सर्वेंट. बस इतनी सी बात है. अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छे से देख लेना. वही बात करता है ऑफेंस टू बी नॉन कॉग्निजेबल. कौन से ऑफेंस आपके नॉन कॉग्निजेबल होंगे. नंबर 1 पॉइंट, यहाँ पे सारे ऑफेंस टू बी नॉन कॉग्निजेबल एक्सेप्ट द ऑफेंस रेफर टू इन 212(6). ये 212(6) क्या बात करता है, वो सेक्शंस की बात करता है, सॉरी वो ऑफेंस की बात करता है जो कि सीफो लेती है, और जो सीफो केस हैंडल करती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, और उन्हें पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है आपको, और बेलेबल नहीं होते हैं. ठीक है,
सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है इसमें कि कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस, कोर्ट कब ये ऑफेंस को कॉग्निजेंस लेगा, तब ओनली जब रिटन कंप्लेंट आएगी। इन 4 व्यक्ति से अच्छे से याद कर लो, रट लो, अगर समझ में ना आए, समझना है नहीं कुछ वैसे इसमें। अगर रिटन कंप्लेंट अगर आती है किससे, रजिस्ट्रार की, किसी शेयर होल्डर की, या मेंबर ऑफ द कंपनी की, या पर्सन ड्यूली ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। खिचड़ी पक गई है, मैं बता देता हूँ, देखो बड़ा जूम कर लो। रजिस्ट्रार, शेयर होल्डर, मेंबर ऑफ द कंपनी और पर्सन ड्यूली ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इन दैट केस कॉग्निजेंस लेगा कोर्ट। ठीक है, अगर वो केस रिलेटेड है किससे, रिलेटिंग टू द इशू एंड द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। क्या है, रिलेटेड टू द इशू एंड द ट्रांसफर, इशू करना शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को, या ट्रांसफ़र करना, उससे रिलेटेड है, या नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात कर रहा है, तो वो कॉग्निजेंस कब लेगा, अगर कंप्लेन करता है कौन, अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेबी। बस 2 चीज़ पॉइंट अच्छे से याद रखना, हर क्वेश्चन में आने वाला ये पॉइंट। नॉन एप्लीकेशन, कब ये एप्लीकेशन नहीं होगा, टू ए प्रोसिक्यूशन बाय कंपनी ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑफिसर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बना हुआ है पूरा का पूरा। अगर कंप्लेन रिसीव होती है पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इन दैट केस प्रेजेंस ऑफ सच ऑफिसर इज नॉट नेसेसरी अनलेस द कोर्ट रिक्वायर्स। ठीक है, अब नॉन एप्लीकेशन, लिक्विडेटर के ऊपर, जो कंपनी का लिक्विडेटर, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, और जो लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी शेल नॉट डीम टू बी द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अगर इनकेस गवर्नमेंट कंपनी है, कोर्ट को लग रहा है कि कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफेंस, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है, और कोर्ट कभी लेगा और कॉग्निजेंस ऑफेंस कब करेगा, जब एक रिटन कंप्लेंट आएगी किससे, पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तभी वो कोर्ट उस गवर्नमेंट कंपनी का केस को टेकअप करेगा। ट्रांजिशनल प्रोविजन बेसिकली बी ट्राइड बाय द सेशन ऑफ द, छोड़ो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल। एक सेक्शन 442 के अकॉर्डिंग एक मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल बैठाया जाएगा। मीडिएशन का मतलब तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करके चीज़ें को आसानी से सॉल्व करना, बेसिकली बढ़ाना नहीं, चीज़ें को सॉल्व करना। कंसिलेशन का मतलब होता है, ये आगे लिखा है किताब में, वैसे बता देता हूँ। कंसिलेशन का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है। देखो मेडिटेशन में क्या है कि कोई तीसरी पार्टी इंटरवेन कर रही है, ठीक है, और कंसिलेशन का मतलब आपका ये होता है कि फ्रेंडली मैनर में केस को सॉल्व करना, डिस्प्यूट को सॉल्व करना थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन। ठीक है, इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेन कर रही है चीज़ों को सही करने के लिए, और वो कैसे करेंगे, कंसिलेशन से। कंसिलेशन बेसिकली चीज़ों को सॉल्व करना थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन। ये कहाँ लिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक आंसर से कहीं पे वहाँ पे लिखा गया है। हाँ ये रहा देखो, मेडिटेशन मतलब इंटरवेंशन of some third party in dispute with the intention to resolve the dispute. Conciliation means the process of adjusting and settling the dispute. Basically dispute को solve करना in a friendly manner through the extrajudicial mean. I hope this is clear। और इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा टाइम दे दिया। चलो अब देखते हैं फटाफट आगे क्या लिखा है। देखो ये केस रेफ़र करना होता है किसको, मेडिटेशन कॉन्सिलेशन पैनल। इसमें एज नंबर ऑफ मेंबर एक्सपर्ट जो गवर्नमेंट को लगता है वो अपने हिसाब से रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन रेफ़र कर सकता है, कोई भी पार्टी, एनी ऑफ द पार्टी एट एनी टाइम, कभी भी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। मतलब पहला पॉइंट क्या है, मेडिटेशन को तभी रेफ़र किया जाएगा अगर वो पेंडिंग केस है, तो कंक्लूजन आ चुका है तो नहीं होगा। तो किसको करेंगे हम अप्लाई, कोई भी पार्टी अप्लाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ट्रिब्यूनल या अपीलेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी, फॉर रेफरिंग द मैटर टू सच प्रोसीडिंग। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल या अपीलेंट ट्रिब्यूनल अपॉइंट वन और मोर एक्सपर्ट फ्रॉम द पैनल एज रेफर टू अबव। और या फिर सू मोटो भी वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस केस को रेफर कर दो मेडिटेशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल। सू मोटो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ट्रिब्यूनल या फिर अपीलेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब द फीस जो कि एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होगी। प्रोसीजर कब तक है, डिस्पोज ऑफ कब तक करना, विद इन 3 मंथ। कब से, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच रेफरेंस एंड फॉरवर्ड इट्स रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो क्या करेगा, पैनल क्या करेगा, अपनी रिकमेंडेशन देगा। अगर आपको उस रिकमेंडेशन सही नहीं लगती तो कोई भी पार्टी जो कि एग्रीड बाय द रिकमेंडेशन है मे फाइल एन ऑब्जेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल या अपीलेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी। तो इसमें पॉइंट याद रखने वाला, 3 मंथ में डिस्पोज ऑफ करना रिकमेंडेशन को, और जिसको भी ऑब्जेक्शन है वो फाइल कर सकता है। ऑब्जेक्शन किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल या अपीलेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी। अब पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर। वे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कोई भी जर्नली इस केस में या फिर कोई और केस के लिए या इस केस में या फिर फॉर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ द केसेस कंपनी वन और मोर पर्सन एज ए कंपनी प्रोसिक्यूटर, ठीक है, अपॉइंट कर सकती है। और उसके बाद सारी वो पावर एंड प्रिविलेजेस होंगी एज कन्फर्म्ड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल कोड ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जो होती है। अब आता अपील अगेंस्ट एक्विटेंस। हाँ भाई,
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में इन एनी केसेस इन कोई भी इन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है किसी कंपनी प्रोसिक्यूटर को या ऑथराइज एनी पर्सन इधर बाय द नेम इधर बाय और बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस टू प्रेजेंट एन अपील फॉर एन ऑर्डर एक्विटल पास बाय द कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं कर सकते, और उसके अलावा कोई और दूसरा कोर्ट है तो उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर ऑफ एक्विटल जो है उसमें अपील फाइल की जा सकती है। एंड अपील प्रेजेंटेड बाय सच प्रोसिक्यूटर और अदर पर्सन शैल डीम्ड टू हैव बीन वैलिडली प्रेजेंटेड टू द अपीलेंट कोर्ट। Okay, is this clear? To present an appeal from an order of acquittal passed by any court other than the High Court or appeal presented by such prosecutor or other person as deemed fit। ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा इन दोनों के ऊपर, ये जो सेक्शन पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 9, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। ठीक है, जस्ट थ्योरी है। कंपनसेशन फॉर द एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल को, कंपनसेशन की बात करेंगे, बिल्कुल हाँ, अगर किसी को कोई भी कंपनसेशन देना दे सकते हैं एज जो शैल अप्लाई टू द मुटेटेड, जो भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाले जो रूल्स है वो यहाँ पे कोड जो प्रोसीजर वो यहाँ पे अप्लाई होंगे विदाउट रीजनेबल कॉज। एप्लीकेशन ऑफ द फाइन, जो फाइन वसूली हुई है, कलेक्शन हुई है, उसको अप्लाई करना है, कैसे करें उसको अप्लाई, तो शैल अप्लाइड इन और टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग या फिर टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द रिवार्ड टू द पर्सन ऑन हुज इन्फॉर्मेशन द प्रोसीडिंग वर इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं, साइज ऑफ द कंपनी, और 2 पॉइंट अपने नेचर से रिलेटेड है, नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द नेचर ऑफ द डिफ़ॉल्ट, या आपने कितनी इंजरी दी है पब्लिक इंटरेस्ट को, या रिपीटेशन द फॉल्ट। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, साइज, नेचर के 2 पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट, इंटरेस्ट टू द पब्लिक इंटरेस्ट एंड द रिपीटेशन ऑफ द डिफ़ॉल्ट। लेसर पेनल्टी, हाँ, अगर 1 पर्सन केस है या स्मॉल कंपनी केस है तो उसके ऊपर जो पेनल्टी एज पर द प्रोविजन, मान लो कि 10 साल मैक्सिमम 10 लाख की पेनल्टी लगा सकते हैं, तो बट अगर वो स्मॉल कंपनी और 1 पर्सन कंपनी है तो शैल नॉट बी मोर देन द वन हाफ ऑफ द पेनल्टी, बेसिकली हाफ पेनल्टी इसमें लगेगी। ओके, अब अदर एडजुडिकेशन ऑफ द पेनल्टी, अगर कोई एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी करेगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है, वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा, जो भी होगा जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार। कोई भी नोटिस इशू करेगा बिफोर एडजुडिकेटिंग, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे है। इशू ऑफ द राइटिंग नोटिस, तो जो राइटिंग ऑफ द नोटिस अगर होंगे तो वो पेनल्टी क्यों नहीं चार्ज कर रहे हैं इसको, तो एक शोकॉज नोटिस दिया है कि वाई द पेनल्टी शुड नॉट बी चार्ज टू यू, और उसको कम से कम 15 दिन या 30 दिन मैक्सिमम इतना वक्त उसको देना होगा रिप्लाई देने के लिए। मैनर ऑफ द रिटन नोटिस, उसमें क्या क्या होगा, नेचर ऑफ द कंप्लाइंसेस, रेलेवेंट प्रोविज़न, पेनल प्रोविज़न, कहाँ पे ये पेनल प्रोविज़न किस एक्ट से, कौन सा एक्ट के तहत उसको पेनल्टी चार्ज की जा रही है, और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ फाइलिंग द रिप्लाई, अगर रिप्लाई जो फाइल करना है उसका क्या रहेगा, वो नोटिस में स्पेसिफाई रहेगा, यू हैव टू रिप्लाई विद इन पीरियड ऑफ 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज मिनिमम था। ठीक है, और फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, और फर्दर एक एक्सटेंशन दे दिया जा सकता है 15 डेज का। ठीक है, अगर वो सफिशिएंट कॉज हुआ तो। फिजिकल अगर प्रेजेंस के लिए भी एडजुडिकेटिंग इशू कर सकता है नोटिस, भाई तुम आओ, मैं तुमसे कुछ फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। Now, date of the result replying that date of for the presence of such company physical person, ये authorized representative के थ्रू भी आ सकता है। तो इतना ये जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। अब द पासिंग ऑफ ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और उसके बाद वो हियर फाइल करेगा, उससे बातचीत करेगा, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको दे चुका होगा, आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी वो पास करेगा ऑर्डर, कौन, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। पीरियड ऑफ पासिंग द ऑर्डर, अगर वो फिजिकल वेयर द फिजिकल प्रेजेंस वाज नॉट रिक्वायर्ड तो विद इन 30 डेज, अगर जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायर्ड है वहाँ पे 90 डेज़ के अंदर ऑर्डर पास करना जाएगा। और डिले हो सकता है, अगर डिले हुआ तो वो रिकॉर्ड करेगा रीज़न ऑफ सच डिले, और कोई भी डिले के बाद अगर कोई ऑर्डर पास करता है तो इट विल नॉट टू बी इनवैलिड। ये ऐसा नहीं बोलेंगे भाई 30 दिन में इसको ऑर्डर पास करना था और 30 दिन में इसने ऑर्डर पास नहीं करा तो इसका जो ऑर्डर है वो उसको हम इनवैलिड मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऑर्डर को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। No such order shall be invalid merely because the passing of the order exceeding 30 or 90 days as the case may be। डेट और सिग्नेचर चाहिए ऑर्डर में, ठीक है, मस्ट है। फॉरवर्डिंग किसको फॉरवर्ड करेगा, टू द कंसर्न पर्सन ऑफिसर हु इन डिफॉल्ट एनी अदर पर्सन ऑल ऑफ देम, ये कॉमन से पॉइंट, टू द कंसर्न पर्सन ऑफिसर हु इन डिफॉल्ट एनी अदर पर्सन ऑल ऑफ देम, और टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा ऑर्डर का कॉपी और अपलोड किया जाएगा वेबसाइट में। पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टू समन करना, एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ पर्सन
acquainted with the fact and the circumstance of the case after recording the reason in writing to order for the evidence or to produce any document which opinion of the adjudicating officer, ये बड़े कॉमन से पॉइंट है, ठीक है. फेलियर टू प्रेजेंट बिफोर द, अगर मैं पास एन ऑर्डर इम्पोजिंग द पेनल्टी, ठीक है, अपने हिसाब से वो पेनल्टी ऑर्डर पास कर देगा. और जो पेनल्टी ऑर्डर पास करेगा क्या क्या चीज़ ध्यान रखेगा, साइज, नेचर ऑफ डिफॉल्ट, नेचर ऑफ बिजनेस, इंजरी टू द पब्लिक इंटरेस्ट, रेपुटेशन ऑफ डिफॉल्ट, ये रेपुटेशन पॉइंट है. और यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाते हैं, वो होते हैं अमाउंट ऑफ द डिसअप्रोप्रिएशन गेन या अनफेयर एडवांटेज वेयर एवर क्वान्टिफाइबल विद अमाउंट ऑफ द लॉस कॉस्ट टू द इन्वेस्टर या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, वो सब चीज़ों को फैक्टर ध्यान देगा, या क्रेडिटर्स. हाउ इन नो केस द पेनल्टी इम्पोज शैल बी लेस देन द मिनिमम पेनल्टी, से नीचे नहीं फाइन दिया जाएगा, मतलब पेनल्टी कम से कम इतनी. पेमेंट ऑफ पेनल्टी किसके थ्रू होगा, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर के थ्रू. और कहाँ पे किया जाएगा, और ये कहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी पेनल्टी की अमाउंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. लास्ट खत्म होने वाला है, फटाफट देखो. सेंट्रल गवर्नमेंट वाले अपॉइंटिंग द स्पेसिफाई द, उसको इंस्ट्रक्शन टू रेक्टिफाई द डिफॉल्ट वेर इज कंसिडर वगैरह वगैरह, छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. और अपील के फाइल जो इंपॉर्टेंट है वो मे फाइल प्रीफर एन अपील टू द रीजनल डायरेक्टर. अगर कोई भी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर अगर होगा तो वो कहाँ जाएगा, रीजनल डायरेक्टर को अपील फाइल करेगा, ठीक है. और जो अपील फाइल करने विद इन 60 डेज अपील फाइल होगी, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था. और जो रीजनल डायरेक्टर है, ठीक है, अब क्या करना, 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको वो जो ऑर्डर को कंप्लाई करना है. अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो, अगर वो ऑर्डर था कंपनी के ऊपर और कंपनी उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करती तो उसके ऊपर फाइन लगेगा 25,000 से 5 लाख तक का. कितना, 25,000 to 5 लाख, 25,000 to 5 लाख किसके ऊपर, कंपनी है. अगर वो 90 डेज़ में कोई इंडिविजुअल ऑफिसर ऑफ कंपनी है या कोई भी अदर पर्सन है जो कि कंप्लाई नहीं कर रहा है इस ऑर्डर को, उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है नॉट लेस देन 6 मंथ, ठीक है, सॉरी नॉट मोर देन 6 मंथ. तो मतलब कम से कम मैक्सिमम कितनी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 6 महीने. और फाइन कितना, 25,000 से 1 लाख रुपये. बट कंपनी केस में ये 1 लाख हो जाएगा, 5 लाख. तो ये छोटी चीज़ें थी. 90 डेज़ में कंप्लाई करना होता है ऑर्डर, नहीं करेंगे तो ये फाइन आ जाते हैं. अब आता है पेनल्टी फॉर रिपीटेटिव डिफॉल्ट. अगर रिपीटेटिव डिफॉल्ट हो रहे हैं तो इन दैट केस आपको देखना 3 ईयर्स. रिपीटेटिव मतलब कब बोलेंगे, 3 ईयर्स के अंदर अगर उसने फिर से कोई हरकत करी तो उसे हम कहेंगे रिपीटेटिव डिफॉल्ट. अगर ऐसा हुआ तो ट्वाइस द पेनल्टी चार्ज की जाएगी उस बंदे को. बस यही था इस चैप्टर में और कुछ नहीं था. और फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीडी ट्रायल देखो कब करेगा, देखो सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल शैल एस्टेब्लिश एंड डेजिग्नेट सच नंबर ऑफ द कोर्ट, 1, 2 या मोर देन 2. इसका आंसर है एज मैनी एज नेसेसरी, जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से वो एस्टेब्लिश करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग शैल डीम टू बी द स्पेशल कोर्ट, इनमें से कौन सा स्पेशल कोर्ट माना जाएगा फॉर प्रिवेलिंग द प्रोविजन, ठीक है. देखो कौन कौन से स्पेशल कोर्ट है. हाँ, कोर्ट ऑफ सेशन स्पेशल कोर्ट माना जा सकता है, डीम्ड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास माना जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नहीं. द आंसर विल बी 1, 2, 3. तो 1, 2, 3 किस में आ रहा है, डेट इज सी. सो दिस इज आवर आंसर, ध्यान रखना. नेक्स्ट, विच फैक्टर अमंग द बिलो गिवन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द क्वांटम, इनमें से कौन सा फैक्टर हमें देखना है. तो फेलियर इन फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स, ना ये नहीं देखना. साइज ऑफ द कंपनी देखना है. इंजरी टू द एम्प्लॉयज़ नहीं देखना. नेचर ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन ये देखना है. तो बेसिकली अपने को क्या क्या पॉइंट देखना है, 2nd and 4. तो आंसर विल बी 2nd and 4, ठीक है. मिस्टर रुद्रा एक एम्प्लॉय है, कंपनी फाइल करता है अगेंस्ट द कंपनी. क्या एक एम्प्लॉय है वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है अगेंस्ट द कंपनी फॉर द इलीगल इश्यू ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी बिफोर द स्पेशल कोर्ट. सबसे पहले बात तो यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं कर सकता फाइल, ठीक है. तो और बात रही सेकंड, इश्यू एंड द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो उसमें सेबी ही फाइल कर सकता है. तो स्टेट द करेक्ट बेसिस ऑफ रिजेक्शन. तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सो आउट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट. ओके, पहला पॉइंट मुझे नहीं लगता ये पॉइंट सही है. द कोर्ट इज़ बार टू एंटरटेन सच कंप्लेंट इज़ आउट ऑफ द, नहीं कोर्ट के जुरिडिक्शन में है ये, बट जिस बंदे ने कंप्लेंट करी वो सही बंदा नहीं है. सो एम्प्लॉय इज नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन टू फाइल अगेंस्ट द कंपनी फॉर एन ऑफेंस. यस, द आंसर इज शुड बी दिस. अब डी पॉइंट और देख लेते हैं, क्या डी पॉइंट इससे ज़्यादा और अच्छा हो. कंप्लेंट कैन बी फाइल बाय द रजिस्ट्रार, ओके, शेयर होल्डर, मेंबर ऑफ द कंपनी और अ पर्सन, ठीक है. ये सही पॉइंट है, बट हमें यहाँ पे इश्यू ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड स्पेसिफिक आंसर चाहिए था, वो था अपना सी पॉइंट. दैट इज एम्प्लॉय इज नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन टू फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी फॉर ए ऑफेंस रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ ट्रांसफर. तो इसमें सेबी फर्क करेगा, ठीक है. नाउ बड़े सिंपल से कॉग्निजेबल कौन से, नॉन कॉग्निजेबल कौन से, ये हमने ऊपर देख चुके हैं तो उसको हम यहाँ पे कवर करके नहीं चलेंगे. तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नज़र घुमा देता हूँ. ऑफेंस टू बी नॉन कॉग्निजेबल कौन से ऑफेंस है, जो फीफो वाले, जो फीफो फीफो नहीं, ये स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो देखेगी वो आगे अपने कॉग्निजेबल, ठीक है.
और कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं करेगा, रजिस्ट्रार, शेयर होल्डर, मेंबर और एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाई। तो ये सारी चीज़ आप पढ़ चुके हैं, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। वो लिक्विडेटर वाला कोई ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, लिक्विडेटर ऑफिसर डीम टू भी नहीं माना जाएगा, वो वाली बात है। एक एग्रीम एनुअल जनरल मीटिंग हो रही थी, कुछ इरेगुलरिटीज़ थी, ठीक है, और मिस्टर एक्स उसमें अपॉइंट किया जा रहा था। वो फ्रॉड मतलब लोगों को गुस्सा आता है कि भैया फ्रॉड कर रहा है, इरेगुलरिटीज़ है, तो लोगों ने बड़ा वो करा, चाउस क्रिएट किया और अल्टीमेटली मिस्टर एक्स को अपॉइंट नहीं किया गया। अगले दिन मैटर पब्लिश हो गया न्यूज़पेपर में। ऑन द बेसिस ऑफ डैट सच न्यूज़ कोर्ट ने क्या किया, इसको कॉग्निजेंस ले लिया। तो मेरा आंसर है नो। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ वही केसेस ले सकता है जो मेंबर है या मेंबर दे रहा है या फिर शेयर होल्डर इशू कर रहा है या फिर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द कंपनी, ठीक है। इसमें आंसर देख लो, फटक से देख लो, नज़र मार लो। shall deemed to be non-cognizable, no court shall take cognizance which offence to have been committed by the company या officer except in complaint by made by the registrar, shareholder, member और person authorized by the company, ठीक है। तो ये अथर्स जो कोर्ट ने लिया वो गलत किया, ठीक है। ये आंसर आप सेल्फ करेंगे, मैं जस्ट ऊपर से नज़र घुमा रहा हूँ। व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्किंग ऑफ द मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कंसिलेशन पैनल का आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज कंसिलेशन, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। और इसमें कैसे काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पैनल बिठाएगा, 3 महीने में डिस्पोज ऑफ करेगा और जिसको जो ऑब्जेक्शन होगा वो फाइल कर देगा। ऐसे करके अपने को खत्म करना है। ये मैंने कहा था आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, टू अपॉइंट अ कंपनी ऑफिसर, क्या पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंपनीज रिगार्डिंग द टू अपॉइंट और टू अपील अगेंस्ट द, ये थ्योरी पॉइंट है, आपको जो ऊपर पढ़ा वही यहाँ पे सेम। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, चीज़ों को सॉल्व करना, थर्ड पार्टी के थ्रू आसानी से ख़त्म करना, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। और कौन कौन फाइल कर सकता है, बेसिकली यहाँ पे 2 पर्सन है। एक तो जो पर्सन, एनी पर्सन जो कि अग्रीव्ड है, ठीक है, जो प्रोसीडिंग में चल रहा है, और सू मोटो भी फाइल कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल या अपीलेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जोशप करके एक बंदा है, वो ड्यू टू फेलियर ऑफ द कंपनी टू मेक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अरे भैया पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात आ गई, तो यहाँ पे सेबी कर सकता है, पहली बात तो अपने को क्लियर होगी। अब उसने ही मेक्स अ कंप्लेंट इन राइटिंग बिफोर द कोर्ट, एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन इन दिस रिगार्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ऑल्सो स्टेट द ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट विच कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो पहली बात तो ये सेबी वाला पार्ट है, और कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या है। तो बेसिकली कॉग्निजेबल वो ऑफेंस है जहाँ पे सीफओ आके अपनी कार्रवाई करेगा, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीफओ कवर करता है, और क्योंकि सेक्शन 216 212(6) ना, हाँ 212(6) के अकॉर्डिंग तो सीफओ वहाँ जाता है, कॉग्निजेबल हुआ। और अगर कॉग्निजेबल हुआ वो ऑफेंस तो बेसिकली वहाँ पे पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और बेलेबल नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, और उसके अलावा सारे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होंगे। तो ये थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर को अगर आप ज़रा ओवरव्यू ले लीजिएगा फटाफट, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। इससे शॉर्ट में इस चैप्टर को नहीं कर सकता मैं, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और बस इतना ही हो लास्ट में कि मेरा स्टूडियो का सेटअप जो है थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, अच्छा खासा डैमेज आ चुका है, तो उसको रिपेयर करना विद लॉकडाउन के अंदर इस चीज़ को मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में भी ऐसी ही वीडियो आपको मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, शब खैर, शुभ रात्रि। आई होप दिस वीडियो आपसे मतलब आई नो बेटर नहीं है, पहला स्टूडियो में जो हम शूट करते हैं वो अलग है और ये वाला थोड़ा अलग सीन है। तो होप कोविड की सिचुएशन सही हो जाए और अपना स्टूडियो भी फिर से वापस सही हो जाए, एज सुन एज रिपेयर हो जाए जितना जल्दी हो सके, ताकि हम और अच्छी रिकॉर्डिंग आपको क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग दे सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।